राम राम जी। हर हर महादेव। मैं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी स्लो जिंदगी। मेरे साथ जुड़ चुके हैं बाबा रामदास जी। 6 तारीख से 6 अप्रैल से हम अपनी बंगाल यात्रा शुरू कर रहे हैं और करीब 10 दिन हम बंगाल में रहेंगे। 6 से 15 तक तो रहेंगे ही। नीचे चल रहे नंबर पे टिकर पे आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ग्राउंड सपोर्ट और किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल मदद, क्योंकि आपके बगैर ऐसी यात्राएं संभव नहीं होती हैं। बाबा जी, अब आता हूं मुद्दे पे। आज का मुद्दा है ईरान और यूएस की वॉर को आज 1 महीने से ज्यादा हो गया। 28 फरवरी को फुल फ्लेज वॉर शुरू हो गई थी और आज है 30 मार्च, 1 महीना 2 दिन। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप खूब बड़ी बड़ी हवाई बातें कर रहे हैं। वो मतलब बात तो करते कि मैं नेस्तो नाबूद कर दूंगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल की इस नाक की लड़ाई में, इस ईगो की लड़ाई में बर्बाद हो रहा है यूरोप। यूक्रेन रशिया युद्ध में यूरोप पहले ही खस्ता हाल हो चुका था और अब ईरान के साथ युद्ध में एक बहुत बड़ा डेंजर पूरे विश्व के सामने खड़ा हो गया है, एनर्जी क्राइसिस के रूप में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अगर कोई भी जहाज ईरान की परमिशन के बगैर गुजर रहा है तो ईरान उसको ध्वस्त कर दे रहा है। सिर्फ एक भारतीय जहाज है जो इसमें से निकल के आ रहे हैं और तेल गैस लेके इंडिया पहुंच रहे हैं। यह तो इसका एक पहलू है। दूसरा पहलू है, डोनाल्ड ट्रंप की बातों से अब ऐसा जाहिर हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को कहीं ना कहीं यह महसूस हो रहा है कि वो बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। भाई, वियतनाम और अफगानिस्तान इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल रहा है। ईरान की 9.25 करोड़ मतलब 9.5 करोड़ जनता में से 75% लोग शहरों में रहते हैं और सुदूर इलाके, जब बियाबान जंगल में आपको युद्ध लड़ना हो ना, जहां आपको मैदान खुला है, वहां युद्ध लड़ना बड़ा आसान होता है। लेकिन अगर वो युद्ध आपको शहर की गलियों में लड़नी हो, जो गलियां आपके लिए अनजान हैं, जो रास्तों से आप वाकिफ नहीं, और गुरिल्ला वॉरफेयर जहां आपको लड़ना पड़ेगा, ऐसी हर जगह अमेरिका को हैवी लॉसेस हुए हैं। हमने अफगानिस्तान देखा है, हमने इराक देखा है, हमने वियतनाम देखा है। तो आपको नहीं लगता कि बहुत बुरी तरह डोनाल्ड ट्रंप फंस चुके हैं? देखिए, ये इतना सिंप्लीफाइड है नहीं जितना जो दुनिया में नैरेटिव चल रहा है। उन्होंने इस पूरे वॉर को ओवर सिंप्लीफाई कर दिया है। मुझे एक बात बताइए, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी बैठ जाए, उसे अमेरिका पे क्या आंच आ रही है? अमेरिका की धरती पे तो युद्ध लड़ा नहीं जा रहा। अमेरिका तो तेल का इस वक्त एक्सपोर्टर है ना, नेट एक्सपोर्टर है, नेट इंपोर्टर नहीं है, वो नेट एक्सपोर्टर है तेल का। जी जी जी। यूरोप बर्बाद हो जाए, अमेरिका की सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? एशिया बर्बाद हो जाए, अमेरिका की सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? गल्फ बर्बाद हो जाए, अमेरिका की सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? और एक बात बताऊं आपको, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, होगा। जो लोग ये अब तक दावे कर रहे थे कि ईरान ये कर देगा, वो कर देगा, अरे भैया एक बात बताओ ना, ईरान ने अब तक किया क्या है? ईरान ने डाइगो गार्सिया पे मिसाइल मार दी। उस मिसाइल ने क्या उखाड़ा भैया डाइगो गार्सिया का? वो इंटरसेप्ट कर ली। कल भी इन्होंने तेल अवीव पे एक मिसाइल मारी थी। हौथीज ने भी, वो यमन से हौथीज ने भी मारी थी, इंटरसेप्ट कर ली। बोला हमने मारी तो सही ना, अब मार के उखाड़ा क्या? 90% ईरान की कैपेसिटी ड्रोन और मिसाइल मारने की अमेरिका तबाह कर चुका है। और ये जो आप किस्से सुना रहे हैं ना कि जब ग्राउंड इन्वेजन होगा तब देख लेंगे, इराक वाले वैसे ही चिल्लाते थे। ग्राउंड इन्वेजन हुआ, 8 घंटे में सरेंडर कर दिया था।
बाबा जी फर्क है। एक बात बताऊं, ईरान की जनता इस रजीम के लिए, प्रेजेंट रजीम के लिए कितना लड़ेगी, इसमें मुझे डाउट है। और अभी जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट आज जो मैंने पढ़ी सुनी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बगल में जो दो द्वीप हैं उनको इन्वेड कर सकता है यूएस। यूएस ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है और वहां से फिर ग्राउंड इन्वेजन का रूट बनाएगा यूएस। और सबसे पहली कोशिश होगी कि किसी तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सिक्योर किया जाए और उन द्वीपों पर कब्जा करने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज काफी हद तक सैनिटाइज की जा सकेगी, ऐसा यूएस का मानना है। दोनों तरफ जो है सीज फायर की बातें चल रही हैं, परंतु दोनों शर्तें ऐसी लगा रही हैं कि दोनों ही शर्तें मानने लायक नहीं है। ईरान कहता है सारे गल्फ के सारे अड्डे खाली करो, माफी मांगो और हमारा हर्जाना दो जो तुमने हमको हमारा नुकसान किया है। अमेरिका इन बातों को मानेगा नहीं। गल्फ और पूरा गल्फ, पूरा सऊदी अरेबिया और इजराइल ये चाहता ही नहीं है कि युद्ध रुके। जब तक ईरान का परमानेंट इलाज नहीं हो जाए, युद्ध 4 साल चले। ये बात बताऊं, ग्राउंड इन्वेजन की नौबत तो बाद में आएगी। इराक का भी इन्वेजन करने से पहले इतना मारा था इराक को कि जब ग्राउंड इन्वेजन किया तो 8 घंटे में सरेंडर कर गए थे। ये भी ऐसे ही करेंगे, देख लेना, मेरी बात को नोट कर लो। मतलब आम पब्लिक का कत्लेआम करेंगे ना ट्रंप? नहीं, आम पब्लिक अगर नहीं लड़ेगी तो कत्लेआम क्यों करेंगे? आम पब्लिक क्यों लड़ेगी? रजीम चेंज अगर होता है, ये वाला रजीम चेंज हुआ और नए रजीम के साथ ये लड़ाई तब तक चल रही है जब तक ये प्रेजेंट रजीम ईरान में मौजूद है। इस रजीम को ईरान की जनता कितना सपोर्ट कर रही है, ये बड़ा कठिन प्रश्न है। और जिस दिन ये रजीम चेंज हो गया, नए रजीम को, नई जो ईरान की जनता है नए रजीम के साथ क्या लड़ेगी? नया रजीम अगर चेंज हुआ तो वो अगर प्रो यूएस हुआ, या प्रो यूएस छोड़ दीजिए, प्रो ईरानी जनता, भाई जनता का चहेता रजीम अगर आ गया तब तो लड़ाई बंद हो जाएगी। तो मुख्य मुद्दा रजीम चेंज है। जब तक ईरान में रजीम चेंज नहीं होगा तब तक ये लड़ाई नहीं रुकेगी। ये आप मेरी मान लीजिए। और ये लड़ाई अब क्या है कि इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, रुक रुक के चलती रहेगी, रुकती रहेगी, चलती रहेगी। तो हॉर्मुज से थोड़ा बहुत, जिस दिन हॉर्मुज की खाड़ी को यूएस सिक्योर कर लेगा फिर रजीम चेंज। सबसे पहला टारगेट हॉर्मुज है। इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना, अगर हॉर्मुज की खाड़ी को यूएस कंट्रोल कर लेगा फिर तो पूरे ऑयल के बिजनेस पे ग्लोबली यूएस का कब्जा हो जाएगा। फिर तो यूएस के मनमाने रेट चलेंगे, यूएस की दादागिरी चलेगी। प्रॉब्लम ये भी तो एक बहुत बड़ी है ना भाई। डोनाल्ड ट्रंप के पिछले, आप जब से वो आए हैं, आप उनके भाषण, उनके बयान, उनके वक्तव्य देख लीजिए। वो कभी कहता है कि नरेंद्र मोदी ने मेरे सामने सरेंडर कर दिया है, वो कह रहा है कि एमबीएस किस माई एस, वो कह रहा है कि मैं पूरी दुनिया का नक्शा चेंज कर दूंगा, यूक्रेन को याद कर दूंगा, रशिया को तबाह कर दूंगा, चाइना को बर्बाद कर दूंगा। किया क्या आज तक? सुनिए, एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, वो आइडिया जिसका टाइम आ चुका है फिर उसको कोई डिफीट नहीं कर सकता, उसको कोई रोक नहीं, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती अगर उसका टाइम आ गया। ईवी का हल्ला पिछले हम लोग 10 साल से सुन रहे हैं, पर ईवी की ग्रोथ को कोविड ने रोक दिया था।
और ईवी की ग्रोथ को 5 साल पीछे ले गई। तब तक 5 साल में दुनिया को इनोवेशन का भी मौका मिल गया। ये जो एनर्जी क्राइसिस है ना, मैं आपको बता रहा हूं, ये जो एनर्जी क्राइसिस है, तेल, डीजल और गैस, इन तीनों का ये क्राइसिस पूरी दुनिया को पुश करेगा, पुश धक्का देगा। जैसे कोविड ने रोक दिया था ईवी की तरफ जाने से, ये एनर्जी क्राइसिस पूरी दुनिया को ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल और अन्य क्लीनर एनर्जी सोर्सेज की तरफ जाने के लिए पुश बाबा जी, करेगा। जिसको आप और मैं क्लीनर एनर्जी सोर्स कह रहे हैं ना, वो कोई क्लीन एनर्जी सोर्स नहीं है। बिजली भी थर्मल पावर प्लांट से ही बन रही है, बिजली भी कोयले से बन रही है। अपने देश में तो बन रही है, अपने देश में तो बन रही है। सोलर एनर्जी दिन में तो बिजली देगी, देगी। और जो चीज बन रही है वो कम से कम उसके आगे, किसी के आगे भीख नहीं ना मांगनी है। उसके लिए किसी चीज के आगे भीख नहीं ना मांगनी है, किसी देश के आगे हाथ नहीं ना फैलाना है। इसलिए वो इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी तो है, कम से कम क्लीन है चाहे नहीं है। आज ब्राजील जो है 100% एथेनॉल डिपेंडेंट है, अपना खुद का एथेनॉल प्रोडक्शन करता है। वो किसी के आगे तेल के लिए हाथ नहीं फैलाता। तो भारत भी ये कर सकता है, भारत के लिए भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। भारत नहीं, भारत नहीं कर सकता, नहीं कर पाएगा। भारत में तो मुश्किल, नामुमकिन है एकदम ना। क्यों? वो तेल कंपनियां जो बाहर बैठी है ना, जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो तेल कंपनियों को कंट्रोल करता है। वो पता है क्या करेगा, इंडिया में एक नया धरना प्रदर्शन, एक नया आंदोलन शुरू करा देगा। मैंने बोला ना, जिस चीज का समय आ गया उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जिसका समय आ जाएगा उसको नहीं रोक पाएंगे। और इस युद्ध ने एनर्जी शिफ्ट के प्रोसेस को वो मल्टीप्लाई करने जा रहा है। सारी दुनिया अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर शिफ्ट हो जाएगी। ये युद्ध ही कराएगा, आप देख लीजिएगा। और नंबर 2, सारी दुनिया गैस से शिफ्ट होकर दूसरे सोर्सेस पे जाएगी। तो इन खाड़ी देशों की सारी दादागिरी तो यहीं खत्म हो जाएगी। बाबा जी, खाड़ी देशों में और भारत में एक बहुत बड़ा फर्क पता क्या है? पूरे यूरोप की पॉपुलेशन, पूरे अमेरिका की पॉपुलेशन, पूरे वेस्ट की पॉपुलेशन मिला लेंगे ना, सारा वर्ल्ड एक तरफ, इंडिया चाइना एक तरफ। हमारी प्रॉब्लम है हमारी जनसंख्या। हमको 150 करोड़ लोगों का पेट भरना है, उनको एनर्जी प्रोवाइड करानी है, उनको डीजल पेट्रोल। भाई हमारे यहाँ ठंड कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमको हमारे घर में हीटिंग देनी, और हमारी प्रॉब्लम यूरोप वाली नहीं है। पर हमारी प्रॉब्लम यूरोप से एक मामले में बड़ी है ना, कि इंडिया चाइना मिला के 300 करोड़ लोग रहते हैं इस भूभाग में। बगल में पाकिस्तान एक बड़ा मतलब बड़ी जनसंख्या, बांग्लादेश बड़ी जनसंख्या। इन सिर्फ 4 देशों को मिलाइए तो 350 करोड़ पार हो जाते हैं आप, 325 करोड़। एक भारत में पिछले 5 सालों में एक साइलेंट रेवोल्यूशन हुआ, आपने देखा? ईवी टुक टुक वाले और 3 व्हीलर ने कितना बड़ा डिसरप्शन क्रिएट किया है। रिक्शा आपके देश से गायब हो गया। वो तो न्यूसेंस हो गया है हमारे लिए। तो टुक टुक तो शहरों में इतना ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा हो गया। तो जो चीज अगर टुक टुक इतना, आई मीन इलेक्ट्रिक रिक्शा, ऑटो रिक्शा इतना हो सकता है, तो भैया छोटी कार भी उतनी हो जाएगी अगर जरूरत पड़ जाएगी। जिस दिन तेल की दादागिरी खत्म होगी उस दिन यही ईवी। मुझे लगता है कि नैनो ईवी लाने का समय हो गया। नहीं, मुझे लगता है 2 व्हीलर भी कामयाब हो जाएगा। हाँ नहीं, 2 व्हीलर कामयाब हो गया है। अब मैं देख रहा हूं कि ब्लिंकिट पे, जोमैटो पे, स्विगी पे जो लड़के डिलीवरीज कर रहे हैं 50% ईवी यूज कर रहे हैं। अच्छा, वो ईवी पता है एकदम लोकल देसी ईवीज है, इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड है, और 50 या 60 किलोमीटर की वो है उनकी। और हर सेक्टर में, नोएडा के हर सेक्टर में 2 या 3 चार्जिंग पॉइंट्स हैं, जहां ले जाओ, अपनी बैटरी दो, नई बैटरी लो और चल दो। पुरानी बैटरी दोगे,
पुरानी बैटरी दो, उसकी कैपेसिटी है, नई बैटरी कितनी कैपेसिटी है, उसके पैसे दो, नई बैटरी लो, चल दो। और 30-40 किलोमीटर की उनकी रेंज है। तो मैं ये देख रहा हूं कि शहरों में ईवी बहुत कामयाब है। और मैं बताऊं, ये आपने एकदम सही कहा है कि अब अर्बन, छोटे जो डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन, जैसे दिल्ली एनसीआर है, बैंगलोर है, कलकत्ता है, जो ये हमारे बड़े मेट्रोज हैं, यहां तो अब मैं बता रहा हूं कि नैनो जैसी ईवी बड़ी कामयाब होगी। छोटी सी ईवी रात भर में चार्ज होगी और 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन चला करेगी। एक आदमी जो दिल्ली के ट्रैफिक में रोज 2 घंटा ट्रैवल करता है। आइए वापस विषय पे आइए। ये युद्ध अब एनर्जी डिसरप्शन की ओर बढ़ रहा है और एक बहुत बड़ी लॉबी है जो ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि ये युद्ध खत्म हो। आई समझ में? तो फिर इन क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को सस्ते में क्रूड बेचना इनकी मजबूरी हो जाएगी। इसलिए नंबर 1, ये युद्ध इतनी जल्दी समाप्त होने नहीं जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, कुछ ताकतें इसको समाप्त होने ही नहीं देंगी। ईरान का 100% पक्का इलाज करके मानेगा अमेरिका, आप चाहे कुछ कह लो। ईरान इसी तरह फुड़कता रहेगा, फुड़फुड़ाता रहेगा, एक आध फुलझड़ी छोड़ता रहेगा बीच बीच में और पिटता रहेगा। ग्राउंड इन्वेजन होगा। कब होगा? इस हफ्ते होगा या अगले महीने होगा या पता नहीं। यह युद्ध 1 महीना चलेगा कि 1 साल चलेगा कि 4 साल चलेगा, पता नहीं। चलेगा लिमिटेड ही, ऐसे ही चलता रहेगा जब तक ईरान में रिजीम चेंज नहीं होगा। और ईरान में अमेरिका उलझेगा नहीं, ये ध्यान रखिएगा। वो सिर्फ रिजीम चेंज करेगा, लड़ेगा नहीं, सिविलियन पॉपुलेशन से नहीं लड़ेगा। उसका एकमात्र उद्देश्य है रिजीम चेंज। उसके बिना यह युद्ध नहीं रुकेगा। और जब तक नई रिजीम, शांति, सह अस्तित्व, वो जो उनका जो फॉर्मूला है ना कि इजराइल को तो जीने का कोई हक ही नहीं है, इस पॉलिसी को जब तक नया रजीम नहीं छोड़ेगा तब तक इस समस्या का हल नहीं होगा। जी। बाकी ये युद्ध के, एक मिनट सुनिए, युद्ध की जितनी खबरें, ये जितने लोग सुना रहे हैं, ये सब फर्जी न्यूज, प्रोपेगेंडा है। युद्ध की असली न्यूज आती ही नहीं, कभी नहीं आती। आज तक इजराइल की कोई न्यूज आई है? सब प्रोपेगेंडा है। जो मर्जी, अभी मैं और आप भी मिलकर यहां चलो बैठ के बनाते हैं, दुनिया भर की गप्पे छोड़ेंगे, ये कर दिया, वह कर दिया, वह कर दिया, वह कर दिया। वेरिफिकेशन कोई है नहीं, सोर्स कोई है नहीं, गप्पे ही मार रही है। चलो मैं और आप मारते हैं, चाहे दुनिया भर की मारते हैं। मैं तो अपने जनरल नॉलेज से, अपनी गट फीलिंग से एक व्यवहारिक परिणति बता रहा हूं। अल्टीमेटली हां, ईरान लंबे समय तक पिटने की क्षमता रख सकता है, पीट नहीं सकता। कल को यही इतिहास लिखा जाएगा, भाई बहुत पिटा हमारा छोरा, पिटता रहा, लौटा दिया जमीन पर, गू काट दिया, पर फिर भी गाली देते रहा, नीचे नीचे पड़ा ना, गाली देते रहा, नीचे पड़ा पड़ा गाली देता रहा, पैंट में अगमूत दिया, फिर भी गाली देना बंद नहीं किया। ईरान का वो हाल है। और ये ईरान के जितने समर्थक इसी बात से खुश रहे, देखो गाली तो दे रहा है ना, पिट तो रहा है, गाली दे रहा है फिर भी। ठीक है जी, ठीक है बाबा जी, आपने समय उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हमारी बंगाल आ रहे हैं हम, सुनिए दर्शकों से एक निवेदन, बंगाल आ रहे हैं और कम से कम हफ्ता 10 दिन तो बंगाल रहेंगे। ये भी एग्जैक्टली नहीं, जब पहुंचेंगे तब देखा जाएगा। सपोर्ट कीजिए जी। धन्यवाद बाबा जी, जय श्री राम।